नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है ब्रू रियांग समुदाय के लोग बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे थे। उनके पास पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा नहीं थी। सीपीआईएम ने त्रिपुरा में 35 साल तक शासन किया और कांग्रेस ने भी कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया। उन्होंने कहा कि कभी ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की दुर्दशा के बारे में चिंता किसी ने नहीं की। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमने 40,000 लोगों को बसाया और शिक्षा, स्वच्छ पानी की बेहतरीन व्यवस्था की। त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर एक गांव बसाया गया है, वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हादू कलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तापित किया है। आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे अब तक के जीवन में जिस काम के संतुष्टि मिली है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कुछ कामों में से ये काम है कि 38,000 ब्रू रियांग का सेटलमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे। एक बड़े शेड के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे। ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने नए योजनाओं के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हमने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। एक महिला सम्मान योजना, हमारी महिलाओं की सुविधाओं के लिए हमने घोषणा की थी कि हम उनके बैंक खातों में 2100 रुपये जमा करेंगे चुनाव के बाद, और इसका पंजीकरण उन्होंने कहा है कि सोमवार से शुरू होने जा रहा है। दूसरी घोषणा संजीवनी योजना की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐलान की थी। एक था महिला सम्मान योजना। हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, अपने घर में घर संभालती हैं, सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन बच्चों को अच्छे संस्कार देके पालती पोसती हैं। और उनमें से कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं।
उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। ऐसी कई बेटियां हैं जो 12वीं के बाद उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपये से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी। आगे उच्च शिक्षा में उन लोगों को मदद मिलेगी। जो गृहिणियाँ हैं उनको 2100 रुपये से अपने घर में खर्चा चलाने में, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है केंद्र सरकार ने, उनकी नीतियों ने, उनको घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। कई महिलाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे शौक़ होते हैं, कभी कभी अपने लिए अच्छा सूट, अपनी अच्छी साड़ी भी ला सकती हैं। जब से हमने इस योजना का ऐलान किया है तब से इतने फ़ोन आ रहे हैं और इतने हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। आपको कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे। हर इलाके में हमने ढेरों टीम, हज़ारों टीम पूरी दिल्ली के अंदर बनाई है आम आदमी पार्टी ने। हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो कार्ड आप लोग संभाल के रखना। आपकी सहूलियत के लिए घर घर के अंदर हम लोग टीमें भेज रहे हैं। दूसरा, हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के तहत हमारे 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज दिल्ली सरकार वहन करेगी उसका खर्चा। हम जानते हैं मिडिल क्लास के लिए आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी देते हैं, देश के विकास और उन्नति में पूरी जिंदगी सहयोग देते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे परिवारों में मैंने देखा है कि कई बार उनकी औलाद उनका ख्याल नहीं रखती है। और सबसे बड़ी चिंता बुढ़ापे में यही होती है कि मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा इलाज कौन कराएगा। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। सब लोगों से मेरी एक ही विनती है, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है। तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। जब हमारी टीम आए तो एक तो वोटर कार्ड तैयार रखें और दूसरा वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि वोट कटवा तो नहीं दिया इन लोगों ने। बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये लोग वोट कटवा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को किसी भी तरह का बेनिफिट मिले, ये लोग नहीं चाहते किसी योजना का लाभ आप लोगों को मिले। तो आप लोग एक तरफ वोटर कार्ड तैयार रखना। अगर आपका वोट कट गया तो हमें बता देना, जो टीम आएगी उसको बता देना, हम तुरंत आपका वोट जुड़वा देंगे। अगर आपका वोट नहीं है तब भी आप हमें बता देना, हम आपका वोट बनवा देंगे। लेकिन अपने वोट का स्टेटस और वोटर कार्ड आप अपने तैयार रखना, ताकि जब हमारी टीम आए तो आपका रजिस्ट्रेशन, दोनों स्कीम्स के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। देखिए, अगर बात किया जाए कि सदियों पुराना बावड़ी मिला है, आपको बता दें कि संभल में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
आप संभल की बात कर रहे हैं तो संभल के चंदौसी क्षेत्र में स्थित सदियों पुरानी बावड़ी मिला है और इस पर खुदाई का काम जब शुरू हुआ तो मिला। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जन सुनवाई के समय और इससे पहले ये मामला हमारे संज्ञान में लाया गया था। नगर पालिका की टीम ऊपर की मिट्टी हटा रही है। वर्तमान में अगर बात करें तो 210 वर्ग मीटर की ही बाहर है, शेष कब्जे में है, जिसके अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई विधिवत की जाएगी। क्या पूरा मामला सर, यहाँ पर क्या था? यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है उसके अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है तो वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। सर, इसकी पुरानी बताई जा रही है सर? अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 125-150 वर्ष पुरानी हो। सर, इसके बराबर में एक बांके बिहारी का मंदिर का मामला भी सामने आया सर, वहाँ पर क्या कार्रवाई की जाए? बांके बिहारी का मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना बताते हैं। उनकी जो दोनों मूर्तियां हैं वो आज भी अलग अलग 2 मंदिरों में रखी हुई हैं, वो सुरक्षित हैं। कल जन सुनवाई के अंदर यह भी समस्या आई थी और हमने जो लोग पहले पूजा करते थे उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप सब लोग आइए और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। जो आसपास का एरिया है वो कुछ एनक्रोच्ड है, उसको हम एनक्रोचमेंट फ्री कर देंगे और जो शेष जो मंदिर है उसको रिवाइव करेंगे और जिन लोगों का है वो लोग इसमें अपनी पूजा पाठ अर्चना करेंगे। ऐसा की टीम भी आएगी क्या जांच करने को? नहीं, अभी यहाँ कोई संभावना नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं क्या स्थिति निकलती है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम जो हमारा स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम है उनको पत्र भेजेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि एकदम विदेश का मुद्दा नहीं था, भारत में लोगों को महंगी बिजली बेची गई, अडानी ग्रीन एनर्जी ने बेची, देश के लोगों को लूटा गया, क्या ये भारत का मुद्दा नहीं है? उन्होंने कहा कि महंगी बिजली बेचना क्या भारत का मुद्दा नहीं है? विदेश का मुद्दा नहीं था, भारत में लोगों को महंगी बिजली बेची गई, अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा बेची गई, देश के लोगों को लूटा गया। ये क्या भारत का मुद्दा नहीं है? महंगी बिजली बेचना क्या भारत का मुद्दा नहीं है? उसके बदले में 2200 करोड़ की रिश्वत खिलाई गई जिसका प्रमाण मिला। तो इस पे सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी भाई? सदन में चर्चा नहीं होगी अगर इस विषय को लेकर तो कहां होगी? आपकी जांच एजेंसियां क्या खाली सब विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने के लिए हैं? फर्जी बेबुनियाद झूठे मुकदमे बना के पार्टियों को तोड़ने के लिए हैं, सरकारों को गिराने के लिए हैं। आपकी जांच एजेंसियां 2200 करोड़ की रिश्वत खिलाकर महंगी बिजली बेचने के मामले की जांच नहीं करेंगी। तो ये किस प्रकार की बात है? उन्होंने कहा कि सारे वीडियो मौजूद हैं, देख लीजिएगा। पहली बार भारतीय संसदीय इतिहास में हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग चिल्ला रहे थे, हंगामे कर रहे थे, सदन को डिसरप्ट कर रहे थे, क्योंकि इनका डेमोक्रेसी के ऊपर कोई यकीन नहीं है। इनका संसदीय व्यवस्था हम लोग भी डिसरप्ट करते हैं, मैं खुद करता हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम मुद्दों के अलावा कभी नहीं हाउस को डिसरप्ट करते। आप मुद्दों पे चर्चा कराइए। सदन बना है देश के जनता के बुनियादी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, किसानों के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, नौजवानों के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। आप चर्चा ही नहीं कराते, तो इसलिए हाउस डिसरप्ट हुआ है, सरकार की नाकामी है
और वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी नीति कब से शुरू एकदम विदेश का मुद्दा नहीं था। भारत में लोगों को महंगी बिजली बेची गई, अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा बेची गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुवैत यात्रा पर हैं। वहां उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पीक लेबर कैंप का दौरा किया और भारतीय श्रमिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में सबसे सस्ता डेटा इंटरनेट है और अगर हम दुनिया में कहीं भी या भारत में भी ऑनलाइन बात करना चाहते हैं तो लागत बहुत कम है। यहाँ तक कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी लागत बहुत कम है। लोगों को बहुत सुविधा है। उन्होंने कहा कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। तमिलनाडु पहले तमिलनाडु बारी से वणक्कम। थैंक यू सर। सर मैं तमिलनाडु में तूतुकुड़ी है सर। इधर कुवैत में आके इधर गल्फस्पीक कंपनी में काम कर रहा है सर। उसके बाद ये तो 9 साल हो गया सर। 9 साल का उधर कंपनी तो अच्छा है, वो मैनेजमेंट में अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ये तो पहले तो घर नहीं है कोई, इसका बाद में इधर आने के बाद घर बनाया और तो फैमिली तो अच्छी ठीक ही है सर। और मेरा तो एक माँ पापा है और तो बीवी है। वो तो एक ही छोटा बच्ची है सर, अभी LKG जा रहा है सर। मैं तो और क्या बोलने का मुश्किल नहीं है आपका से। और ये सर वो आपका स्कीम में बैंक के स्कीम में बहुत अच्छी से लग रहा है सर। पहले तो मिनिमम बैलेंस का मेंटेन करने के लिए बोला, अभी जीरो अकाउंट से बैंक से ओपन किया तो सब लोग में अच्छा फ़ायदा हो गया सर। फैमिली यहाँ है नहीं सर, परिवार में है सर। वही परिवार में यहाँ पे इधर नहीं है सर, हमको घर पे। हाँ न्यूज़ में देखते हैं सर, देखे तो बहुत कुछ वैसे कॉन्वर्ट्स करते हैं सर। वो देखने के लिए हाँ बात करते हैं सर। अभी तो कारण क्या है, वो अब इतना प्रधानमंत्री है हमको सामने बैठ के बात कर रहा है, इसके भी क्या चाहिए सर हमको भाई। अब जिंदगी में सर, जिंदगी में क्या चाहिए सर। हिंदुस्तान में ये जो डेटा सबसे सस्ता है और इसलिए दुनिया के कहीं पर भी या हिंदुस्तान में भी ऑनलाइन बात करनी है तो बहुत कम खर्चा आता है। बातचीत का तो कोई खर्चा ही नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी बहुत कम खर्चा है। तो आप लोगों को इसके कारण बड़ी सुविधा है कि हर शाम घर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से गप्पे मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें, जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के पेशवाई जुलूस की तैयारी चल रही है। प्रयागराज शहर में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला की मेज़बानी करेगा। और ये तस्वीर देखिए जहां प्रयागराज पुलिस महाकुंभ मेला 2025 से पहले गश्त के लिए घोड़ों का भी इस्तेमाल कर रही है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पेशवाई जुलूस की तैयारी चल रही है और उस एक तस्वीर और भी है जहां पुलिस महाकुंभ मेला 2025 से पहले गश्त के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज शहर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला 2025 की मेजबानी करेगा। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में निजी विद्यालयों ने आयोजन किया है, कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें कई बच्चों ने भाग लिया है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित एक निजी सभागार में निजी विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। अतिथियों के द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान निजी विद्यालय संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर CB सिंह, महासचिव SN सिंह के द्वारा गणमान्य अतिथियों को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र और छात्राओं के द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।
इस दौरान बेहतर करने वाले स्कूल के छात्र छात्राओं को निजी विद्यालय संगठन के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि इससे स्थापना दिवस समारोह में निजी विद्यालय संगठनों के लगभग 150 से अधिक विद्यालयों के प्रतिनिधि हिस्सा लिए। छोटे छोटे बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम भी कराया गया जी। इसको लेकर किस तरह की तैयारी कराई जाती है स्कूलों में? स्कूल में हमें से डांस टीचर होते हैं और उनकी तैयारी कराते हैं और यहाँ परफॉर्म करते हैं और घुमाने का भी, ताकि इनका और भी विकास हो। इसको कई तरह का प्रोग्राम हुआ है। जैसे मान लीजिए हुआ है कि अब जैसे आप देखे हैं कि पौधा को लोग काट रहे हैं, गाछ में काट रहे हैं, उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और फिर उसको पानी देकर उसको ग्रो किया जा रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण को उससे फायदा लाभ होगा। और भी कई तरह के जैसे एक छठ पर एक कल्चर प्रोग्राम हुआ है। तरह तरह के प्रोग्राम जैसे कई स्कूल से परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम। सर, संगठन में करीब 150 विद्यालय जुड़े हुए हैं। किस तरह से सर संगठन काम कर रही है विद्यालय में अच्छा काम उसके लिए? विद्यालय की जैसे मान लीजिए कि उसका एक तो है कि विद्यालय को जैसे अभी सरकार की बहुत सारी नीतियाँ हैं, जिसमें बहुत सारे स्कूल हैं जिनको परेशानी होती है, तो स्कूल से दूसरा जो एजुकेशन का अभी गवर्नमेंट का या CBSE से रिलेटेड स्कूल्स हैं, उनका जो एक गाइडलाइन आता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, दूसरे को सहयोग करते हैं। रांची जिला कांग्रेस कमेटी ने हवन किया है और हवन किस लिए किया है वो हम आपको बता रहे हैं। जहां हवन किया है झारखंड के NDA सांसदों को जगाने के लिए और केंद्र से जो रॉयल्टी का पैसा मांगने को लेकर ये हवन किया गया है। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हवन का आयोजन किया गया। केंद्र से रॉयल्टी का पैसा मांगने को लेकर ये हवन किया गया। मौजूद कांग्रेसियों ने कहा कि झारखंड के NDA सांसदों को जगाने के लिए ये हवन किया गया है कि NDA सांसद जागें और जो रॉयल्टी का पैसा केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है उसे दिया जाए, ये NDA सांसद जागे। क्या कुछ मांग रहे हैं? देखिए, राज्य की जनता जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जनता ने यहाँ के सांसद को और राज्यसभा मेंबर को चुन करके केंद्र में भेजने का काम किया, ताकि हमारी बातों को, हमारे हक को वो वहाँ पे उठाए बात और हमारा जो हक है वो झारखंड में लाए। लेकिन यहाँ के जो माननीय हैं, जो सांसद चुन करके गए हैं, ये वहाँ मलाई खाने में तृप्त हो रहे हैं, वो राज भोग रहे हैं। राज्य से उनका कोई ताल्लुकात नहीं, अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ करके वो वहाँ राज भोग रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ हवन करते हुए एक पुरजोर विरोध करते हैं कि आप अपनी निंद्रा को से जागिए, आप अपने कुंभकर्ण निंद्रा से जागिए और राज्य की गरीब जनता जो आपको माने हैं अपना सांसद, अपना प्रतिनिधि, उसकी बात को सुनिए, उसके हक के लिए वहाँ मुंह खोलिए। दही जमा करके मुंह में बैठने से नहीं होगा, नहीं तो 5 साल के बाद में यही जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। सांसद नहीं जाग रहे हैं, क्या कीजिए? अगर ये नहीं जागती है, हम लोग लगातार हम लोग उनको चुप्पी तोड़ने के लिए हम लोग पुरजोर आवाज़ उठाते रहेंगे, यहाँ से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के सदन तक, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं और हम लोग संवैधानिक स्तर पे जो भी हम लोग कर सकेंगे वो हम लोग करेंगे और इसका जवाब आने वाले दिन में हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। 3.5 करोड़ जनता चीख चीख कर पुकार रही है, अपनी हक अधिकार मांग रही है। झारखंड की सरकार भी उस आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड से हमारे 12 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में NDA के कोटे में हैं, लेकिन वो सांसदों का कभी राज्य की जनता के प्रति कभी मुंह नहीं खुलता। भाजपा और मोदी जी के दबाव में आकर वो झारखंड का हक अधिकार मांगना भूल गए हैं। आज ये हम सर्वधर्म प्रार्थना किए, हवन किए, यज्ञ किए, प्रार्थना किए, प्रेयर किए कि हम झारखंड के सांसदों को सद्बुद्धि आए, NDA के सांसद राज्य के जनता के लिए भी जवाबदेह बने और उनका हक अधिकार केंद्र की सरकार से लड़कर राज्य को दिलाएं, ताकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास का कोटा कटौती हो गया, मनरेगा में कटौती हो गया, खेल बजट में कटौती हो गई है, यहाँ पर 1,36,000 करोड़ की मांग राज्य सरकार विभिन्न कोटे से मांग रही है। बार बार चीख चीख कर रही है कि हमारा पुराना मांग है, कोयला रॉयल्टी का हक दीजिए।
हमें केंद्र सरकार की बाकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं है, लेकिन ये तो चीज़ हमें दे दीजिए जो हमारा बकाया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी कांग्रेस के हमारे जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने इस बात को रखा। तो झारखंड की 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है, इसको दिलाने में केंद्र के जो हमारे सांसद बैठे हैं, झारखंड से 12 सांसद चुनकर गए हैं, इनकी कुछ जवाबदेही है या नहीं, झारखंड की जनता ये जानना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी रांची जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ये मांग कर रही है कि आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो और झारखंड की जनता के लिए आप 2 शब्द बोलें, संसद में बोलें, अपने विभागीय मंत्रियों को बोलें, प्रधानमंत्री को बोलें, और जो जवाबदेही भाजपा की है, जो चीख कर कहती है कि हम देश को एक अच्छा सभी राज्यों को लेकर चलते हैं और सबका साथ सबका विकास, इस नारा को कम से कम प्रासंगिक करे, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करें। धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।